नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक और वीडियो के बारे में जिसमें कुछ और प्रश्नों को लिया जाएगा जो प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे हर वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं, मतलब कि फीडबैक के रूप में, वैसे ही इस वीडियो को कर दीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग अभी लाइक मतलब कि नहीं किए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो का। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में महादेव जी का नाम लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग के सामने अब दिख रहे हैं और इन्हीं के नाम लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो का। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है क्या, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे जी हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं यानी कि बुद्धि है, उसको किस रूप में वो वर्णित करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, समीपस्थ विकास के क्षेत्र, स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो ये किस रूप में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि समीपस्थ विकास के रूप में कौन करते हैं, तो वाइगोस्की साहब करते हैं। और जीन पियाजे साहब किस में करते हैं, तो स्कीमा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब स्कीमा क्या है, तो स्कीमा स्मृति हम लोग की जो होती है, मेमोरी, उसमें संग्रहित जानकारी का एक संगठित निकाय होता है। मतलब कि जो हम लोग की स्मृति होती है उसमें जो जानकारी होती है, जो बुद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को स्कीमा कहते हैं। ये विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती है जो अनुभव की समझ बनाने के लिए संगठित तरीके से निर्मित है। किसकी, अनुभव की संगठन बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है क्या, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बताइए, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। देखिए, जब भी केवल वर्ड आ जाए तो आप बिल्कुल उसको काट दीजिए, क्योंकि विकास हो, बुद्धि हो, वंशानुक्रम, मतलब कुछ भी का विकास एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऐसा नहीं है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृति के लिए, सभी के लिए समान होता है, यह बिल्कुल नहीं है। तो विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास हर क्षेत्र में, हर आयाम में संभव है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। लेबागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। पहले तो बायगोस्की साहब के बारे में आप इतना याद रखिए कि ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया है। अब यह क्षेत्र क्या है, यह वह क्षेत्र है जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है और जाके बीच में रुक गया, अटक गया, उलझ गया, और फिर आपके मदद से वह कार्य का रुका हुआ भाग पूरा कर देता है, तो वह समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और जो आप मदद करते हैं उसे स्काफोल्डिंग कहा जाता है, यानी कि सहयोग कहा जाता है, वह पाड़ कहा जाता है, वर्ता कहा जाता है, मतलब कि मचान कहा जाता है। और इन्होंने एक प्राइवेट स्पीच दिया है जिसे निजी वार्ता कहा जाता है। इतना आप वाइगोस्की साहब के बारे में याद रखिए। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, कह रहे लेबागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों का। तो हम लोग जानते हैं कि वाइगोस्की साहब का जोर किस पर देता है, तो सांस्कृतिक उपकरणों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर दिया जाना चाहिए। अब बताइए, कोई भी समावेशी क्लासरूम है यानी कि इंक्लूसिव है, तो उसमें किस पर जोर देना चाहिए। अभिवेदी, समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, अलगाव तो बिल्कुल नहीं, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पर बालक एक्टिव हो गया
तो वह ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता है। ये देखिए क्या कर रहा है, हर बच्चों के समर्थन के लिए अधिकतम करने के लिए अवसर देना यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए अवसर देने का फ़ायदा क्या है, जैसे ही आप अवसर देंगे तो बालक एक्टिव हो जाएगा और मतलब कि जो भी कार्य कोई भी सीखता है यदि खुद से एक्टिव होकर सीखेगा तो वह लंबे समय तक और वह समझ के सीख पाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो देखिए कभी भी सृजन वर्ड आ जाए या समालोचनात्मक चिंतन वर्ड आ जाए या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहे या बोले कि कोई प्रश्न है, जैसे कोई भी प्रश्न दे दे और उसका उसका अगर प्रश्न आप करते हैं और उसका उत्तर एक से अधिक मिलने की संभावना है तो वह क्या होता है, वो अपसारी चिंतन के प्रश्न होता है, वह सोच सृजनात्मकता की सोच होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को, अब देखिए जो हम लोग के अधिगम करता है यानी कि जो सीखने वाले हैं वो विविध पृष्ठभूमि के हैं। यानी कि पृष्ठभूमि कहने का मतलब क्या है, उन लोग की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, उन लोग की सांस्कृतिक अलग अलग हो सकती है, उन लोग का समाज अलग अलग हो सकता है, शायद खाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानवकृत आकलनों का उपयोग करना चाहिए, ऐसे कथनों का उपयोग करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, संबंधित विविध मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है, तो अब देखिए विविध परिवेश के बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप विभिन्न विन्यास के उदाहरण लेंगे तो सबको समझ में आएगा और सबको एक दूसरे को सीखने में हेल्प भी मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इस सबसे बेहतर उत्तर है। आइए फिर आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अब प्रश्न में बात कर रहा है समस्या समाधान करने का और इसको किस प्रकार सुसाध्य यानी किस प्रकार लागू किया जा सकता है। समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के प्रयोग को बढ़ावा देकर, अब देखिए कोई प्रक्रिया की बात कर दिया, कोई स्पेशल नियम की बात कर दिया तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर अब देखिए जब विद्यार्थी ही डर जाएगा तो वो क्या सीखेगा, लगातार अभ्यास करना, अभ्यास करवाना वर्ड ही गलत है। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने का मतलब हो गया कि आप रटंत की ओर उसको बढ़ा रहे हैं। किसकी ओर बढ़ा रहे हैं दोस्तों? तो रटंत की ओर। यानी क्या हो जाएगा, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर, यानी कि समस्या समाधान करने के लिए क्षमताओं को किस प्रकार, यानी कि समरूप यानी कि जैसी समस्या है उसके अनुसार उपयोग को बढ़ावा देकर आप उसे सुसाध्य कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है क्या, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए जो अधिगम से जूझ रहा है यानी कि सीखने में उसको दिक्कत है तो आप एक अध्यापक होकर क्या नहीं करेंगे, मतलब क्या करेंगे ये अलग बात है और क्या नहीं करेंगे ये अलग बात है। तो क्या नहीं करेंगे, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग आप यह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अधिगम में दिक्कत है यानी कि उसको सीखने में दिक्कत है, तो संरचना वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाकर, हाँ व्यक्तिगत, क्यों? क्योंकि यदि उसको किसी चीज़ में पर्सनल भी दिक्कत है तो उसको हम पर्सनल सॉल्व करेंगे और उसी के तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे वह समझना चाहता है। शिक्षा शास्त्री की आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करेंगे लेकिन जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? अब बात को समझिए, ये हम क्योंकि देखिए ऑलरेडी तो वो एक समझ नहीं पा रहा है और उसमें आप उठा लिए जटिल संरचना। क्या उठा लिए? जटिल संरचना। तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर कुछ और देखते हैं। कह रहे अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की आवश्यकताओं को, ये हो गया सॉरी,
आगे देखते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, अब देखिए जो स्टूडेंट ने गलती किया है उससे एक टीचर को क्यों क्यों मतलब कि विश्लेषण करना चाहिए। तो कह रहे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये भी बात सही है, फिलहाल तो सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यदि त्रुटियों, जहाँ बालक त्रुटियां किया है उन त्रुटियों को समझाते हैं तो बालक के अंदर जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां समझ रहे हैं, जिस वजह से वह गलती किया है वह स्पष्ट होगा। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, यह बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है, ये भी गलत है। इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है। अब बताइए दंड दे सकते हैं, यानी क्या? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा जाए त्रुटियां सीखने की एक दरवाजा है, एक खिड़की है, एक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है क्या अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय। अब देखिए उच्च उत्तेजना उच्च भय, तो ये तो ऐसे ही गलती है। क्यों? क्योंकि अब डर जाएगा तो सीखेगा नहीं, उत्तेजना नहीं रहेगा तभी भी नहीं सीखेगा, और भय रहेगा तभी भी नहीं, यानी क्या? संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यानी कि बालक क्या हो? एक संतुलित हो, यानी कि बैलेंस हो, और उसके अंदर बिल्कुल किसी भी बात का डर ना हो, मतलब आपके सामने भी बोलना चाहे तो बेहिचक बोल दे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं आगे। करें अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुसाध्य है। तो देखिए अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो क्या? योग्यता सुसाध्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसको याद भी रखिएगा, क्यों? क्योंकि बार बार पूछता है, याद नहीं, इसको समझ के रखिएगा। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, अधिगम के निम्न कौन सा धारणा उपयुक्त है, तो अधिगम के लिए उपयुक्त क्या होना चाहिए? तो हम लोग का योग्यता सुसाध्य होना चाहिए, यानी कि योग्यता का सटीक और सही प्रयोग होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन है। अब बताइए यह क्या क्या है? अगर किसी को घाव लग जाता है, कोई रोता है, मान लीजिए कोई ईंटा से मारकर आप सर फोड़ दिया और आप रो रहे हैं, तो घर के लोग कहेंगे तुम लड़का हो मत रो। ये संभव है? दर्द तो सबको बराबर होता है। यानी कि यह क्या दिखा रहे हैं उसके पिता दिखा रहे हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को, यानी कि वो अलग कर रहे हैं कि लड़कों का दर्द नहीं होता है, मतलब लड़के नहीं रोते हैं और लड़कियां रोती हैं। तो यह क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी कि यह ऑप्शन किसको दर्शाता है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये फिर कुछ और बात करते हैं। कह रहा है क्या गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित के शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण अधिगम अभ्यास वांछित है? अब देखिए कौन सा है? अवधारणा की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सही बात है। खुली किताबें परीक्षा से बचना चाहिए। छात्राओं से यह कहना चाहिए कि वे समस्या को हल करने के निर्धारित चरणों का पालन करें। अब देखिए किसी को आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक। भ्रम को रोकने के लिए मुक्त सिरे वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो बचेगा तो सीखेगा क्या? यानी कि हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग का उत्तर हो जाएगा क्या कि अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि जो कंसेप्ट है उसको सहज जितना इजीली हो सके, और वो भी अंडरस्टैंड बेस्ड, यानी कि समझ पर आधारित हो। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर कुछ और देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? अब देखिए सबसे इस ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोग सामने 4 दिया है उसमें से सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। आप देखिए मान लीजिए आपने जैसे कुछ मूल्यांकन किया है और देख लिया कि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत है और इसके लिए यह शिक्षण विधि चाहिए, तो यह तो बात सही है।
मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी प्रदान करना, ये भी ठीक है। छात्रों के गलत उत्तर के लिए पूरे हल प्रदान करना, पुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये भी सही बात है। लेकिन देखिए, अगर छात्र गलत किया है तो आप उसे पूरा हल दे देंगे तो वो छाप के बैठ जाएगा, यानी उसका समझ नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम पूछा है, गलत पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर कुछ आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, गणित शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए, बात किसका कर रहा है, तो गणित शिक्षण अधिगम की बात कर रहा है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है, बात का नहीं ढूंढना है। गणित ज्ञान की रचनाओं में सांस्कृतिक और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं होती है। अब बताइए, गणित के रचना में संस्कृत और संदर्भ की कोई भूमिका होती है कि नहीं। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के माध्यम से प्राथमिक कक्षा के छात्रों में गणित ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, सही बात है। गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। गणित तो तर्क पर ही टिका हुआ है। गणित अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है जिसे संवाद में सम्मिलित है, बिल्कुल। बल्कि ऐसा नहीं है कि गणित ज्ञान की रचना सांस्कृतिक और संदर्भ में कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल भूमिका है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक अपने कल्चर में आप गणित को नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा और हमको गलत ही ढूंढना है। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भिन्न की संकल्पना को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब देखिए, किसी मतलब किसके कंसेप्ट को दिखाना है, यानी संकल्पना को दिखाना है। तो भिन्न को जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रेजेनेयर छड़, गिनतारा। तो देखिए, क्रिजनेयर छड़ यह एक प्रकार की बच्चों को भिन्न की संकल्पना को विकसित करने के लिए बनाया गया है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है। एक तो आप अंकगणितीय संक्रिया करना भी चाहेंगे तो इसमें कर लेंगे, ठीक है। और एक चाहे तो जैसे विभाजक ज्ञात करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि विभाजन वाले प्रश्न भी इसमें हल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्रिजनेयर छड़। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये भी 2-3 बार पूछा हुआ है। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्या, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, फिर गलत ढूंढना है। संकल्पनाएं प्राकृतिक में श्रेणीबद्ध है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों की सही संरचना के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण, ये भी बात सही है। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना नहीं ढूंढना है, यहाँ पर सीधा लिख रहा है कि मूर्त और अमूर्तता की आवश्यकता नहीं। अब बताइए, प्राथमिक स्तर के बच्चे को आप कोई भी चीज़ मूर्त यानी प्रत्यक्ष नहीं दिखाएंगे तो क्या सीखेगा। यानी ऑप्शन तो यह पूरा पूरा गलती दिया है, हमको गलत ढूंढना ही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है क्या, सही कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक समान है। आकृति का आकार परिमाप को निर्धारित करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। देखिए, क्षेत्रफल समान होगा तो उसका परिमाप समान नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये नहीं है कि मतलब कि जिसका परिमाप बराबर होगा उसके क्षेत्रफल का हर कोई का सूत्र एक ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है और ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल के मात्रक समान है, ये भी बात गलत है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन सही है कि आकृति का आकार परिमाप को निर्धारित करता है। हाँ, क्योंकि परिमाप आखिर होता क्या है, किसी भी फिगर की, वैसे मान लीजिए कि एक वर्ग, इसका परिमाप पूछे तो चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे, यही परिमाप हो जाएगा। वैसे एक त्रिभुज है, इसका परिमाप पूछा है तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ दे। यानी कि परिमाप आकार की मतलब आकृति का आकार परिमाप को निर्धारित करता है। जैसे ही उसकी आकार होगा, बड़ा आकार बनेगा तो परिमाप ज़्यादा आएगा क्योंकि आप बड़ी बड़ी भुजा लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। कह रहा है क्या, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की संकल्पना का परिचय देने के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। बच्चे को संभ्रांति से बचने के लिए केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए, क्यों केवल समबाहु पढ़ाएंगे, स्पेशल क्यों क्या समबाहु का है तो और बाकी सब त्रिभुज में कोई दिक्कत है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को सभी प्रकार के त्रिकोण के संपर्क में लाना चाहिए, लेकिन
अन्य आंकड़ों के संपर्क में लाने से बचना चाहिए। अब बताइए, त्रिभुज के संपर्क में लाएंगे और आंकड़े के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा बच्चा बेहोश थोड़ी ना हो जाएगा, उसको तो आना चाहिए, बस वो आने के लिए तैयार हो। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा प्रदान करनी चाहिए, ये भी गलत है, बल्कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करेंगे तो त्रिभुज को समझेगा कि त्रिभुज ऐसा होता है और अन्य आकृतियाँ ऐसी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये फिर आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, गणित पाठ्यक्रम के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। भिन्न की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। अब बताइए ऐसा क्यों कि भिन्न की जो अवधारणा है उसे केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर, ऐसा कुछ नहीं है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ऋणात्मक संख्याओं को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाए तो नहीं किया जाए तो समझ नहीं बढ़ेगा। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना को केवल उच्च खत्म हो गया। बीजगणित विचार की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है, बस डालने वाले की शिक्षण विधि पर निर्भर करती है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है। बाकी देखिए बच्चा कभी गलत नहीं होता है, पढ़ाने वाला गलत भले हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और देखते हैं। कह रहे कि आप एकीकृत पर्यावरण कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे? सभी विषयों को अलग अलग योजना में अलग करना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था करना, पर्यावरण विज्ञान में विशेषज्ञता वाले शिक्षक की व्यवस्था करना, एक पाठ में 2 या 2 अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया, एकीकृत पर्यावरण कक्षा के लिए, तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या है? अलग अलग शिक्षक कोई मैटर नहीं करता, अलग अलग योजना बनाना भी कोई मैटर नहीं करता, बल्कि एक पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाना, यानी मिलाएंगे तो उसमें अंतःक्रिया की भावना आएगी। सब्जेक्ट में भी अंतःक्रिया होता है, एक दूसरे को देखकर बच्चा सीखेगा कि इस सब्जेक्ट में ऐसे है तो उसी से फिर संबंधित ये विषय है, यानी कि वो आसानी से सीखेगा और रोचकता से भी सीखेगा। दोस्तों आप लोगों में से जो लोग भी अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी सब मतलब कि जुड़े नहीं हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। देखिए आप लोग का लाइक से हम लोग को यह पता चलता है कि हम लोग जो भी कंटेंट दे रहे हैं उसका आप लोग को कितना लाभ मिल रहा है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखने से पता चलता है कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग अपना काम करिए। देखिए हम लोग अब करीब 30 या 25 या 30-35 क्वेश्चन कर लिए होंगे बिना रुके और बहुत कम समय में। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाया गया 6 विषयों में से एक है? प्राकृतिक संसाधन, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ हम कैसे करती है, वस्तुएं। तो हम लोग जानते हैं कि जो 6 विषय है उसमें क्या है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का सेशन कंप्लीट हुआ, और कोई भी आपके बड़े भाई यदि केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें बताएं कि हिंदी के लिए एमसीक्यू चलता है, उसका वीडियो डाला जाता है, वैसे ही पर्यावरण के लिए भी चलता है और पेडागॉजी के लिए भी। तो दोस्तों आप लोग जाते जाते इस वीडियो को अपना सपोर्ट दे दें, सपोर्ट के रूप में बस आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर।